चलिए शुरू करते हैं। आज का डिस्कशन हमारा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के ऊपर। इस सीरीज में, या जो अब सीरीज होगी इस चैनल पर, ये नया चैनल है, तो इसमें कन्वर्सेशन होगा। ठीक है, मतलब इसमें लिखने वाला थोड़ा काम कम होगा। या तो मैं पीपीटी के फॉर्मेट में कन्वर्स करूंगा, आपसे टॉक करूंगा, डिस्कस करूंगा किसी टॉपिक को, या तो मैं डायरेक्ट बिना पीपीटी के, ठीक है, डिस्कशन करेंगे किसी टॉपिक पे। तो क्या होगा, टॉपिक कम टाइम में कंप्लीट होगा और सारी चीज़ें होलिस्टिक वे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, पर्पज क्या है कि आपका फोकस मेंटेन रहे। प्रॉब्लम हमेशा यही होती है कि फोकस आप लोग लूज कर देते हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है। कंसंट्रेशन जैसे ही लूज करेंगे वैसे ही प्रॉब्लम होगी। और बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, बहुत बड़ा लेंदी हो जाता है, टाइम पीरियड का 1-1.5 घंटा का हो गया, तो उसमें आप 20 बार कहीं वॉशरूम जा रहे हैं, तो कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं मैगी खा रहे हैं, कहीं बाहर घूम के आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेक्चर नहीं कंप्लीट होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन सिस्टम। अगर जो बच्चा थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने में जिसको प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ऑनलाइन बहुत डेंजरस है। ठीक है, हम चलिए शुरू करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या है, हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। उसके बाद एक दिन में लेक्चर खत्म नहीं होना, पहले बता रहे हैं। ये 11th क्लास के एनसीईआरटी का लेक्चर है और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उसके अलावा किसी भी टॉपिक पे हम बात करेंगे तो ऐसे ही होगा डिस्कशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में बेसिकली 2 सिस्टम हैं जो पूरे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, रेगुलेट करते हैं पूरी बॉडी की फंक्शनिंग, चाहे वो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग हो, चाहे आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस हो। फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में आपका चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, एवरीथिंग। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया, आपका डाइजेशन हो गया। उसके अलावा आपका जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, कभी आप सैड फील करते हो, कभी बहुत हैप्पी फील करते हो, बहुत यूफोरिक फील करते हो, बहुत एंगर फील करते हो। ठीक है, इमोटिव, इमोशनल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में 2 चीज़ हैं, 2 सिस्टम हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक होता है कि 2-3 ऑर्गन हैं या डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी भी सिस्टम के, तो सबकी एक्टिविटी अल्टीमेटली क्या है, बैलेंस मेंटेन करना, किसी एक ऑब्जेक्टिव को बैलेंस मेंटेन करना। जैसे इन दोनों सिस्टम इनकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक न्यूरल सिस्टम है जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन या केमिकल मैसेंजर का सिस्टम है जिसको हम हार्मोन बोलते हैं। These 2 systems coordinate in such a way so that they can maintain and regulate our homeostasis. अगर बहुत बेकार सिचुएशन है, सैड सिचुएशन है, तो उसमें डिफरेंट टाइप की फीलिंग डेवलप होती है, और वो होती है किसकी वजह से, हार्मोन की वजह से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे कौन सी जो भी चीज़ें आपके बॉडी में चेंज होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, हार्मोन की वजह से। जो आपका बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जो रेगुलर प्रोसेस है, वो हार्मोनल सिस्टम की वजह से होता है। उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर में स्टडी करते हैं। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इसके पहले है, हम बाद में डील करेंगे। उसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स होते हैं वो बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, जो रिस्पॉन्स मतलब आपको जैसे टच किया किसी ने, तो उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स है। सेंसरी न्यूरॉन जो है उस इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे, आपके ब्रेन तक ले जाएंगे, और ब्रेन से फिर से इंफॉर्मेशन होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और उस पर्टिकुलर इफेक्टिव ऑर्गन को बोलेगा कि भाई ठीक है, तुमको ये फील हो रहा है। और उसी समय सोचिए, अगर वो फीलिंग बैड है, मतलब वो टच जो है बैड है, गुड है, जैसा भी है, ठीक है, उस केस में आपके अंदर भी जो हार्मोनल सिस्टम है ना, वो उसी टाइप का क्या होगा, रिलीज होगा। जो हार्मोन होगा वो बाहर, जैसे हैप्पी हार्मोन अलग हार्मोन होगा, रिलैक्स कराने के लिए अलग हार्मोन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे आपकी जो मतलब टेस्टिकुलर हार्मोन या आपके ओवरी से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे डिफरेंट हार्मोन होते हैं। हर जगह पे डिफरेंट, मतलब हर इमोशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज हो रहे हैं। एंड ओवरऑल कुछ मेजर हार्मोन्स हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। उनका रिस्पॉन्स स्लो होता है, बट दे आर ऑलवेज एक्टिव। ठीक है, हम आज केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन की हम बात फिर कभी करेंगे। तो ये दोनों सिस्टम जो है हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं, अभी हमने बताया न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम का नाम दिया, तो उसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसे कंपेयर करके हमने बता दिया कि उनका जो रिस्पॉन्स होता है बड़ा फास्ट होता है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, आपको अभी किसी ने प्रिक किया तो इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, ऐसा नहीं कि प्रिक कर दिया तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, धीरे 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 जा रही है, 2-3 साल तक वो इन्फॉर्मेशन कैरी होगी। नो, अपोजिट टू दिस, ग्रोथ हार्मोन की बात कर लीजिए। बच्चा पैदा होता है या उसके अंदर भी
तो अंदर तो मैटरनल जो सिस्टम है वो ज़्यादा वर्क करता है, लेकिन जब बाहर आता है बेबी, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी, सो ग्रोथ हार्मोन या अदर जो हार्मोन होते हैं वो धीरे 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 काम करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है, रेगुलर होता है। रीजन क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होते हैं, नर्व फाइबर जो होते हैं, सारी सेल्स में ऐसे इनर्वेट नहीं किए रहते हैं, सारी सेल्स में ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हार्मोनल सिस्टम है वो सारी सेल्स को रेगुलेट करता है कंटिन्यूअसली। क्लियर है? हार्मोन की स्टडी या हार्मोनल सिस्टम की स्टडी हम जो करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन है, कैसे ये फंक्शन करते हैं, किस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और इनका एक्शन कैसे होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये हम सारा पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर में। जहां से ये हार्मोन रिलीज होते हैं, जिन स्ट्रक्चर से रिलीज होते हैं, जिन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से रिलीज होते हैं, उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। और हार्मोन्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो नेचर होता है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट का मतलब जैसे कोई भी है ना, ये बीच में इसके पेन के बीच में होल है, ठीक है, आपको पता है बीच में होल है ना इसके, आप देखेंगे इसको निकालेंगे तो बीच में होल है, ठीक है, डक्ट, नली, नलिका, ठीक है। तो जैसे पाइप होती है, पानी की पाइप होती है नली में, तो आप उसको किसी पेड़ को अगर पानी देना है तो आप उसकी जड़ों पे जाके ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो डक्ट है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में डक्ट नहीं होती है। नहीं होने का मतलब जैसे आप गाँव में देखें पंपिंग सेट मशीन, ठीक है, तो नाली की तरह होता नहीं, तो मशीन खोल दीजिए, आप ऐसे बाहर दीजिए, पानी बह रहा है, ठीक है। लेकिन नाली जो बह रही है, सपोज पानी की नाली बह रही है और उसी नाली में आप कुछ डाल दीजिए, ठीक है, आप कोई भी कलर डाल दीजिए, कोई भी आपका क्या बोलते हैं पेस्टिसाइड डाल दीजिए, कोई भी फर्टिलाइजर डाल दीजिए, ठीक है, वो पानी के थ्रू वो पूरे खेत में फैलेगा। समझ रहे हैं? और रिक्वायरमेंट जहां होगी, जहां पे उस पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट होंगे जिनको किल करने वाला होगा, फर्टिलाइजर होंगे, तो प्लांट वहां से एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे रिवर फ्लो करती है, ठीक है, रिवर में आपने कोई चीज डाली तो रिवर का एंड जहां जहां रिवर जाएगी वहां वहां वो चीज जाएगा पर्टिकुलरली। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करते हैं, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये अपने हार्मोन को ना, जो केमिकल है उसको रिलीज कर देते हैं, कहाँ, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, इसीलिए इनको डक्टलेस बोलते हैं। डायरेक्टली ब्लड में होता है और ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड ऑलरेडी कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी में वो स्प्रेड होता है, ठीक है, आर्टरी के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, लास्ट में टिश्यूज के पास जाता है। तो हर टिश्यू के पास या सेल के पास या जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, कुछ कुछ सेल के अंदर होते हैं। जो स्टेरॉयड नेचर के हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर अंदर साइड में होते हैं, और जो पेप्टाइड नेचर के होते हैं, जो पोलर नेचर के होते हैं हार्मोन, ठीक है, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, उनके रिसेप्टर सेल के मेम्ब्रेन पे होते हैं। रीजन पता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक का नेचर, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर सरफेस हाइड्रोफिलिक होती है और बीच वाली सरफेस हाइड्रोफोबिक होती है। बाहर की सरफेस हाइड्रोफिलिक, ठीक है, अंदर की सरफेस हाइड्रोफोबिक। तो कोई भी अगर फिलिक मॉलिक्यूल होगा तो बाहर जाके ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है, ये सरफेस है तो यहीं पे चिपक जाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन स्टेरॉयड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन होते हैं या स्टेरॉयड के इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं, तो वो हार्मोन जो होते हैं, वो केमिकल जो होते हैं, इसको क्रॉस कर जाते हैं आसानी से, तो उनके रिसेप्टर अंदर होते हैं सेल के, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। तो जिनके रिसेप्टर सेल के बाहर होते हैं, यहाँ पे जब वो पर्टिकुलर केमिकल मैसेंजर आएगा, ठीक है, जिनको हम हार्मोन बोल रहे हैं, वो यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद सेल के अंदर साइड में वो क्या करेगा, जनरेट करता है सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर, तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि हार्मोन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर तो है ही, लेकिन दे आर ऑल्सो प्राइमरी मैसेंजर। ओके, दे आर प्राइमरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं जब ये रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक और बात पता चलती है कि जो पेप्टाइड नेचर के या प्रोटीनिशियस नेचर के हार्मोन होते हैं, ठीक है, दे जनरेट द सेकेंडरी मैसेंजर, व्हाइल इन केस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, वी विल स्टडी इन लेटर पार्ट, उनके लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं होती है। दे डायरेक्टली अटैच द रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो अटैच होकर अंदर साइड में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद डीएनए पे या जेनेटिक मटेरियल पे एक्ट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना इतनी चीजें? ओके, तो केमिकल मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर, डक्टलेस, ठीक है, डक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट रिलीज होता है ब्लड में, एंड इनका नेचर क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिशन नहीं है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, ठीक है। और इनका हमने बता दिया वर्क जो होता है बहुत स्लो होता है। ग्रोथ हार्मोन ऐसा नहीं कि आज रिलीज हुआ, आज ही बेबी पैदा हुआ, आज ही रिलीज हुआ और आज ही वो 6 फीट का हो गया, नो, स्लो ग्रोथ होती है, स्लो ग्रोथ, ठीक है, समझ रहे कि नहीं? ओके, सो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। They work slowly over time and affect many different processes including the growth and development, metabolism, sexual functions, reproduction, mood, etc. ठीक है, सारी चीजों में
सारी चीजों में इनका रोल आता है। अभी हमने एकदम स्टार्टिंग में बताया 2 सिस्टम हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं, एक न्यूरल सिस्टम होता है और एक इंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम। ओके, सो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, इसमें हम एक आज ग्लैंड की को डील करेंगे जिसमें हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। तो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में एक्चुअली में जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो स्पेसिफिकली डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन रिलीज करते हैं, ये पूरे बॉडी में ना ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज्ड है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज्ड है। दूसरे सिस्टम होते हैं जो बाद में हमने उनको डिस्क्राइब किया कि नहीं ये भी इंडोक्राइन हार्मोन जो है रिलीज कर रहे हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर में नहीं रखते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में नहीं रखते हैं। क्लियर है? ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में हम उन्हीं को रखते हैं बस जिसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम का पार्ट है, वो हमारे बॉडी का पार्ट है, और सारे ग्लैंड्स एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अरेंज है। उनका मेन फंक्शन होता है इंडोक्राइन हार्मोन को रिलीज कराना, ठीक है, इंडोक्राइन हार्मोन को रिलीज कराना। कुछ कुछ जो अदर ऑर्गन है वो क्या है, नॉर्मल फंक्शन उनका अलग है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन वो ऐसे केमिकल को रिलीज करते हैं जो हार्मोनल नेचर के होते हैं, मतलब नॉन न्यूट्रिशियस होते हैं, वो भी ब्लड में रिलीज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, इमेज दिख रही होगी, ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पार्ट है। इसमें देखेंगे आप लोकेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड दिया है, तो देखिए ब्रेन के अंदर में आपको दिख रहा है, ऊपर थोबड़े में क्या है, हाइपोथैलेमस है, बीच में होता है, सेंट्रल पार्ट जो ब्रेन का होता है उसके बीच में हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनियल है। ओके, उसके अलावा गर्दन में आप देखेंगे थायराइड एंड पैराथायराइड लिखा हुआ है, ठीक है। आपके चेस्ट यहाँ बीच में जो स्टर्नम होता है अपर साइड में, दोनों लंग्स के बीच में क्या है, थाइमस है, अपर एरिया में, ठीक है। नीचे आएंगे पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज भी मिल्क ग्लैंड की तरह काम करता है, मतलब एक्सोक्राइन नेचर का भी होता है और एंडोक्राइन नेचर का भी होता है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के ऊपर लोकेशन है, ठीक है, ये किडनी है, उसके ऊपर जो ऐसे ऐसे लोकेटेड दिख रहा है आपको, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से भी 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, उसमें एल्डोस्टेरॉन आप कॉमनली पढ़ते होंगे। और जो एड्रिनल मेडुला पार्ट है वहां से एड्रेनलिन रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन या एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, ठीक है, ये हम बाद में डील करेंगे। उसके अलावा जो टेस्टिस होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहां से भी हार्मोन रिलीज होते हैं, और उसके डेवलपमेंट और चीजों में जैसे एंड्रोजन है, टेस्टिस से निकलता है, ओवरी, एस्ट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट मेल एंड फीमेल हार्मोन्स है। ओके, तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड का सिस्टम है। इसके अलावा जो अदर सिस्टम है जैसे जीआई ट्रैक हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये भी ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो जिनको हम हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं। और ये हार्मोन जो है ना हमेशा ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं, ट्रेस अमाउंट में काम करते हैं, दे आर माइक्रो इन नेचर। ओके, पहला ग्लैंड जो हम बोले कि आज हम इसी को डील करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, 2 वर्ड आया, हाइपो एंड थैलेमस, इसका मतलब कोई थैलेमस भी होगा, उसके नीचे की जो ग्लैंड है उसको हम हाइपोथैलेमस बोल दे रहे हैं। तो ब्रेन की जब हम स्टडी करेंगे, नर्वस सिस्टम की स्टडी करेंगे, तो उसमें जब ब्रेन पढ़ेंगे, स्पेशली 4 ब्रेन, सेंट्रल सेरिब्रम की बात जब करेंगे, उसके सेंट्रल एरिया में 3 ग्लैंड्स लोकेटेड होती हैं। थैलेमस होता है जिसका मेन काम होता है, वहां पे अच्छे से डील करेंगे, थैलेमस का मेन काम होता है, ये इंफॉर्मेशन रिले सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहां से इंफॉर्मेशन हमको अगर रिसीव होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को इनको पहुंचाना होता है ब्रेन के पास। ब्रेन प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करता है, जो सेल बॉडी है वहां से इंफॉर्मेशन एक्सॉन के थ्रू होते हुए फिर से वो मोटर न्यूरॉन मतलब एक्सॉन के थ्रू दूसरे डेंड्राइट को पास करेगा, फिर दूसरे डेंड्राइट से सेल बॉडी, फिर दूसरे एक्सॉन को, ठीक है। ऐसे वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन जो होता है इंफॉर्मेशन पास करता है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू होते हुए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन फिर से पहुंचती है। तो जिस ऑर्गन को उसको एक्शन या कमांड देना होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए वो इंफॉर्मेशन जाती है। जैसे हमें यहाँ पे किसी ने चींटी काटी हमको यहाँ पे हाथ पे, ठीक है, तो हम ये हाथ हम नहीं इधर उधर करेंगे, हमारा सबसे पहला रिस्पांस होगा हम इसी हाथ को ना इधर से ऐसे फेंकेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे हटाएंगे, वहां से दूर करेंगे। आपका हाथ पानी में ऐसे जाता है, पानी बहुत गर्म है, तुरंत आप ऐसे करते हैं, रिस्पॉन्स फास्ट एंड शॉर्ट लिव, जैसे ही हटा लिया उसके बाद खत्म हो गया रिस्पॉन्स। सेंसेशन भले जलने का थोड़ी देर तक रहे आपको, लेकिन इमीडिएट जो रिस्पॉन्स आपको मिला वो शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, आपने एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और हट गया वो, क्लियर है। सो हाइपोथैलेमस उसी थैलेमस के नीचे होता है, जो रिले सिस्टम की तरह काम करता है ना, उसी के नीचे होता है ये हाइपो, और उसी के ऊपर भी एक सिस्टम होता है, इसको एपिथैलेमस बोलेंगे, उसका भी फंक्शन अलग होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक ऐसे गोल सा लटका रहता है, ऐसे जैसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे लटकने को, पेंडेंट जैसे नहीं होता है, पेंडेंट, तो हार्ट साइज का पेंडेंट ऐसे ऐसे करेंगे, लोब लेकर ऐसे पेंडेंट की तरह लटका रहता है, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो।
पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। मास्टर ग्लैंड मतलब इतने सारे हार्मोन रिलीज करता है बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए, हम उसको नाम देते हैं भैया ये मास्टर ग्लैंड है। और दूसरा राइट साइड में उसी के देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया आपको, देखिए पीनियल ग्लैंड दिख रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे है और पीनियल राइट साइड में दिख रहा है आपको, इसमें इंसर्टेड है। ओके सो हाइपोथैलेमस जो होता है ये कंट्रोल करता है मास्टर ग्लैंड को, मतलब हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स दी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ दी मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसको एक और टर्म देते हैं ऐसे, ऑर्केस्ट्रा ऑफ दी ग्लैंड्स, ऑर्केस्ट्रा ऑफ दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, हाइपोथैलेमस अभी हमने देखा बेसल पार्ट पे होता है, किसमें, डायंसेफेलान, जो फोर ब्रेन का, डायंसेफेलान मतलब पीछे वाला हिस्सा है फोर ब्रेन का, मतलब ये वाला पूरा जो ब्रेन है उसके अंदर साइड में पीछे वाला हिस्सा जो है, ठीक है, वो डायंसेफेलान होता है, वहीं पे लोकेटेड होता है, ठीक है। नॉर्मली हम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, अगर न्यूरल फंक्शन की बात करते हैं वैसे तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की बात करते हैं, ठीक है, ये काम करता है, फंक्शन क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन का, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे हम लिम्बिक सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में एक लिम्बिक सिस्टम होता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के इमोशंस होते हैं, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है लिम्बिक सिस्टम का जिसको एमेग्डाला बोलते हैं। हम रोते हैं, गाते हैं, खुश रहते हैं, सारा, ठीक है, प्यार करना, लव एंड प्लेजर, सैडनेस, एवरीथिंग कंट्रोल बाय दैट एमेग्डाला, ठीक है, वो आपके सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का भी वही काम है, उसी से रिलेटेड वो भी उसका पार्ट है, उसमें जो लिम्बिक सिस्टम में आते हैं, थैलेमस आएगा, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, दीज आर दी पार्ट्स जो कंट्रोल करते हैं आपके सारे इमोशंस को, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम या केमिकल जो मैसेंजर है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो कंट्रोल करते हैं इन चीज़ों को। तो हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मो रेगुलेशन की तरह एक्ट करता है, थर्मो रेगुलेटर है, हमारी बॉडी को होम्योस्टैसिस मेंटेन कराने के लिए हेल्प करता है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है ये, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे बॉडी के फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, खास बात यह है कि ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल इसके अंदर में होती है, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। वही न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो होती है क्या करती है, हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल का नाम आ रहा है ना, न्यूरो एंड सेक्रेटरी, मतलब ऐसी सेल जो न्यूरल सिस्टम की तरह काम करें, मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट भी करें और वहां से कोई चीज प्रोड्यूस भी रही जिसका नेचर केमिकल नेचर है, ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, समझ रहे हैं नहीं। तो ये केमिकल जो रिलीज करते हैं, दे आर केमिकल मैसेंजर, ब्लड में रिलीज करेंगे, और जो कोई भी सिग्नल आ रहा है उसी सिग्नल के बेसिस पे रिलीज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं न्यूरल सिग्नल को केमिकल स्टिमुलाई में। आपको याद रखना इन चीजों को, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी कंबाइन करते हैं, किसकी, नर्वस सिस्टम वाली जो न्यूरल प्रॉपर्टी है और दूसरी इंडोक्राइन वाली, क्लियर है, ओके। हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एकदम स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जस्ट रिमेंबर, किसी और ग्लैंड का नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड का। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, जो भी यहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल के द्वारा, वो दो टाइप के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस द अदर हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन वो होते हैं जो क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को या प्रोडक्शन को, ओके। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजिंग हार्मोन में एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक अगर आप रिफर कर रहे हैं तो आपकी बुक में लिखा होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, हम यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन लिखे हैं, तो ट्रोपिन जो है वो सही सब वर्ड है, ठीक है, स्पेलिंग सही है, ट्रोपिन नहीं होता है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH stimulate the pituitary synthesis and release of gonadotropins. They are peptide hormone that regulate the ovarian and testicular functions. पेप्टाइड नेचर होता है इनका, मतलब प्रोटीनिशियस नेचर है, ठीक है, और रेगुलेट करते हैं किसको, ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर फंक्शंस को। टेस्टिस एंड ओवरी का जो फंक्शन है, मतलब रिलीज, उसको यहाँ से कंट्रोल करते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे ही अदर भी होते हैं, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया तो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन हो जाएगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हो जाएगा। जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन, उनका कंट्रोल इसके पास है, जस्ट रिमेंबर दिस। यहाँ पे हमने ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के लिए एक आपको इमेज दिख रही होगी, इमेज में देखिए हमने ब्रेन में दिखाया है, हाइपोथैलेमस दिखाया, उसके नीचे ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड लटका हुआ है, ठीक है। पिट्यूटरी ये एक्चुअल में कैविटी में लटका होता है, इसको सेला टर्सिका बोलते हैं, अभी हम जब पिट्यूटरी पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। बोनी कैविटी होती है, उसमें लटका होता है। हमने बोला ना हार्ट से भी स्ट्रक्चर ऐसे पेंडेंट की तरह लटका होता है, जैसे आप गर्दन में पेंडेंट पहनते हैं ना, आप नहीं पहनते होंगे, लड़कियां पहनती है हार्ट शेप की, तो हार्ट शेप में देखिए लटका हुआ है ऐसे बिल्कुल नीचे,
कहाँ से लटका हुआ, ऊपर से ऐसे लटका हुआ है। ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस है, ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस है, और नीचे क्या है, पिट्यूटरी है, ठीक है। तो बीच में जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम स्टेम बोलते हैं, इन्फंडिबुलर, इन्फंडिबुलम या इन्फंडिबुलर स्टेम। निकल क्या रहा है हाइपोथैलेमस से, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए कहाँ एक्ट कर रहा है, पिट्यूटरी पे। वहां से क्या रिलीज करवा रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच एंड एफएसएच। और ये दोनों कहाँ काम कर रहे हैं, ओवरी एंड टेस्टिस पे। ऐसा नहीं कि एफएसएच टेस्टिस पे कर रहा है और एलएच ओवरी पे, नहीं, दोनों टेस्टिस एंड ओवरी पे काम करते हैं ओवरऑल चीजों के लिए, जो भी टेस्टिकुलर फंक्शन होता है या ओवेरियन फंक्शन होता है। क्लियर है, ये रिलीजिंग हार्मोन है। दूसरा होता है क्या, इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, सोमैटोस्टैटिन। ये भी क्या होता है, पेप्टाइड नेचर का ही होता है। साइक्लिक पेप्टाइड लिखने का मतलब साइक्लिक चेन होगी, पेप्टाइड नेचर है। ओके, समझ रहे हैं नहीं? ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। ये रिलीज करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज का, कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड इन मेनी टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये हाइपोथैलेमस से हमने बोला, इसके अलावा ये बहुत मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये रिलीज होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जीआई ट्रैक जिसको बोलते हैं, पैंक्रियाज है, हाइपोथैलेमस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ओके, दीज आर द बेसिक सिस्टम। ओके, सोमैटोस्टैटिन रेगुलेट द एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोट्रांसमिशन एंड सेल प्रोलिफरेशन। ये सारी चीजों को सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है। तो जस्ट रिमेंबर द वर्ड सोमैटोस्टैटिन, कहां से रिलीज होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है। ओके, these hormones reach the pituitary gland through the portal circulatory system। एक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हार्मोन ये पहुंचते हैं कहां पे, पिट्यूटरी पे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। और पर्टिकुलरली हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बीच में जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोफाइजियल, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब राइट साइड में अपनी लैपटॉप या मोबाइल की इमेज में जो दिख रहा है अभी पीपीटी, उसमें राइट साइड में आप देखेंगे पोर्टल सिस्टम लिखा हुआ, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखिए इधर साइड में, राइट साइड में हाइपोफाइजियल, यही है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, छोटी हैं, ठीक है, वो कनेक्ट कहाँ कर रही है, ब्लड से कनेक्शन हो रहा है, मतलब वहां से वो रिलीज कर रही है हार्मोन को ब्लड में, ब्लड के थ्रू वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे आ रहा है। इस पोर्टल सिस्टम का कनेक्शन देखिए, नीचे सबसे लिखा हुआ है पार्स डिस्टैलिस ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, मतलब ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, पिट्यूटरी में दो तीन पार्ट होते हैं बेसिकली, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियन। इंटीरियर और मीडियन एक साथ मिक्स होते हैं, पोस्टीरियर सेपरेट होता है। इंटीरियर पार्ट का जो कंट्रोल होता है, देख रहे हैं कैसे है, हार्मोन रिलीज हो रहा है ब्लड में, कहाँ, हाइपोथैलेमस के द्वारा, वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी केस में थोड़ा डिफरेंट केस है। देखिए यहाँ पे न्यूरो सेक्रेटरी सेल की लेंथ जो है लंबी है, डायरेक्ट ये पहुंच रही है कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ये क्या करती है, ये जो हार्मोन रिलीज करती है ना, डायरेक्ट रिलीज करती है, और वो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, स्टोर होता है, और जरूरत पड़ने पर वहां से रिलीज होता है। समझ रहे हैं? ओके, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। while the posterior pituitary is under the direct neural regulation, अभी हमने दिखाया आपको, ये डायरेक्ट है, देखिए पोस्टीरियर में डायरेक्ट है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल एकदम डायरेक्टली आ रही है, और इंटीरियर पिट्यूटरी के केस में क्या है, छोटी छोटी न्यूरो सिक्रेटरी सेल है, उनका सिक्रेशन जो है रिलीज जो कर रही है हार्मोन को, ब्लड में डाल रही है, ब्लड के थ्रू वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू होते हुए आ रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस के, वाइल इंटीरियर पिट्यूटरी इनडायरेक्ट कंट्रोल में होता है, मतलब वहां से हार्मोन रिलीज करते हैं, चाहे इनहिबिटिंग हार्मोन हो चाहे रिलीजिंग हार्मोन हो, वो ब्लड में रिलीज करेंगे, और ब्लड में रिलीज करने के बाद इंटीरियर पिट्यूटरी पे आके एक्ट करेगा। ओके, क्लियर है? ये हाइपोथैलेमस का मेन काम है। क्लियर है कि नहीं? अभी हम बाद में पढ़ेंगे कैसे है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो यहाँ से लिंक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हम नेक्स्ट क्लास में पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।